Hello, my dear students. Today we are going to discuss a very important topic from the view of NEET, JEE and many more exams. रोटेशनल मैकेनिक्स काफी चैलेंजिंग टॉपिक भी होने वाला है पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से और पढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये फर्स्ट लेक्चर है। डोंट थिंक दिस इज अ इंट्रोडक्टरी लेक्चर। इसमें हम लोग काफी बेसिक चीजों की बात करने वाले हैं और रोटेशनल काइनेमेटिक्स की भी बात करने वाले हैं। रोटेशनल काइनेमेटिक्स का मींस हमने पहले भी काइनेमेटिक्स की पढ़ाई कर रखी है जिसमें हम लोगों ने बात की थी रोटेशनल या किसी प्रकार की काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे लेकिन कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे। मोशन के बारे में बात कर सकते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इन चीजों की बात कर सकते हैं। तो यहां पर भी, लेकिन यहां पर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सब कैसे होंगे? एंगुलर होंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? रोटेशनल मोशन की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म जो इंट्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन? इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक्सिस ऑफ रोटेशन मैं चाहूं तो आपको लैंग्वेज में लिख के बता दूं तुरंत, लेकिन इस तरीके से शायद हमारे लिए समझना काफी मुश्किल होगा। मैं आपको एक तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये जो बुक है इसको आप फील करिए कि ये एक डोर है, किवाड़ है, ठीक है, और अपन ये यहां से पिवेट है, मतलब यहां से फिक्स है। ओके, ये यहां से फिक्स है। मैंने इसको यहां से पकड़ लिया है और मैं इसको इस तरीके से घुमा रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से मैं इसको घुमा रहा हूं। पूरा भी घुमा सकते हैं, नो डाउट। अगर मैं इसको यहां से ऐसे पकड़ के रखता हूं, पूरा घुमा सकते हैं। मैं आपको इसके बारे में एक दो बातें बताना चाहता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं इसका यहां पर अगर डायग्राम बनाऊं और मैं आपसे बोलूं कि ये मान लो इस तरीके से मैंने यहां पर ये बनाया दरवाजा, किवाड़, ठीक है, और क्या होगा कि ये घूमेगा। अब देखो यहां बोर्ड पर बताना तो काफी मुश्किल है भैया, 3D में काम हो रहा है। इस तरीके से घूमेगा। मैं दोबारा से इस डिनोशन से आपको बता देता हूं। ये इस तरीके से क्या करेगा? घूमेगा। ओके, बोलो, इस तरीके से घूमेगा तो क्या होगा? इसके जो ये रिजिड बॉडी जो है, इसके जो पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल अगर हम यहां पर उठाएंगे तो ये क्या करेगा? ये सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। कैसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे मैं आपको करके थोड़ा सा बताता हूं। जैसे लेफ्ट से फील करिए आप कि यहां पर, एक मिनट, ये कोई पॉइंट है, इसको मैंने फिक्स कर रखा है। जब भी मैं इसको घुमाऊंगा, इसकी ट्रेजेक्टरी को ध्यान से समझना आप। देखो ये किस तरीके से घूम रहा है, ऐसे गया, आ रहा है ना, मतलब ये इस तरीके से घूम रहा है। ऐसे दूसरा पार्टिकल कोई भी मार्क करूं वो भी इस तरीके से घूमेगा, कोई भी पार्टिकल, मतलब समझे? मतलब यहां पर जितने भी पार्टिकल होंगे रिजिड बॉडी के, ये सारे के सारे क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको एक बात फिर से बताना चाहता हूं, ये जो पार्टिकल है, ये जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये जो पार्टिकल, इसका सेंटर कहां है? तो ध्यान से सुनना। अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इस पार्टिकल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन पे होगा कहीं, मतलब मान लेता हूं इस पार्टिकल का सेंटर यहां कहीं है। फिर मैंने नेक्स्ट पार्टिकल कोई बनाया, ये पार्टिकल, इसका सेंटर कहां होगा? यहां कहीं होगा। ये कोई पार्टिकल बनाया, इसका यहां होगा। ऐसे किसी भी पार्टिकल की मैं बात करूं, किसी भी जगह, कोई जरूरी नहीं इस लाइन में, यहां पे बात करूं तो भी इसका सेंटर इसी यहीं कहीं क्या करेगा? लाई करेगा। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, इनका जो सेंटर होगा वो एक फिक्स्ड लाइन पे लाई करेगा, यहां कहीं इस तरीके से लाई करेगा। और जिस लाइन पे इन पार्टिकल्स के सेंटर होंगे उसी को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी भी रिजिड बॉडी का जो जो रोटेशन मोशन कर रहा है, उसके सारे पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं।
और सारे पार्टिकल्स का जो सेंटर होता है सर्कल का वो किसी एक लाइन पे, फिक्स्ड लाइन पे लाई करता है। ऐसे फिक्स्ड लाइन को ही हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के नाम से जानते हैं। और समझने की कोशिश करना, जैसे ये पार्टिकल है या ये पार्टिकल है या ये पार्टिकल है, कोई भी पार्टिकल मैंने उठाया तो देखो अभी मैंने आपको करके बताया था ना, इस तरीके से घूमेगा मींस हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएगा। मैं यहां पे आपको बना के बताता हूं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे। बोलो, हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाएंगे। क्लियर? डिफरेंट क्या होगा, देखो अगर ये पार्टिकल है तो ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल बना लेगा। देखो मैंने ये थोड़ा सा मेरा सही नहीं बना, ये इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सर्कल बना लेगा। बोलो, ये वाला पार्टिकल है ये इस तरीके से सर्कल बना लेगा, ये वाला पार्टिकल है ये इस तरीके से सर्कल बना लेगा। मतलब अलग अलग पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन है या आई कैन से हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है, इन पर्टिकुलर केस हमेशा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होगा, ये सही बात नहीं है, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो कर रहे हैं इनके अलग अलग रेडियस हो सकते हैं। जैसे ये वाला पार्टिकल जो मूव कर रहा है इसका जो सर्कल है ये छोटा है तो इसका रेडियस भी क्या होगा, छोटा होगा। ये वाला सर्कल बड़ा है तो इसका रेडियस भी बड़ा होगा। लेकिन एक बात बदलने वाली नहीं है। कौन सी बात? चाहे कोई भी पार्टिकल हो, ये हो, कहीं भी किसी भी पार्टिकल की हम बात करें, इस बॉडी के, इस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं इनका सेंटर इस लाइन पे ही, इनका सेंटर इस लाइन पे ही लाई करेगा। हाँ, ये अलग बात है किसी का यहां है, ये अलग बात है किसी का यहां है, ये अलग बात है किसी का यहां पर है। इज दैट क्लियर? आपको क्लियर हो गया ना एक्सेस ऑफ रोटेशन का कॉन्सेप्ट? तो बताओ एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में मैं क्या बोल सकता हूं? मैं बोल सकता हूं कि कोई रिजिड बॉडी है, मैं यहां पे डेफिनेशन लिख देता हूं, ईच पार्टिकल ऑफ rigid body each particle of rigid body goes in circle। बोलो क्या करते हैं? सर्कुलर मोशन करते हैं। और सर्कुलर मोशन में भी किस टाइप का सर्कुलर मोशन, मे बी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन या वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर कि किस तरीके से रोटेशनल मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। बोलो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या होगी? दी सेंटर्स ऑफ ऑल द पार्टिकल्स which are moving in circle lies on a fixed line, which is called axis of rotation। क्लियर? तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन का क्या मतलब होता है? जब भी हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन की तो हमें कम से कम ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल या बॉडी किसके अबाउट मूव कर रहा है, एंड दैट इज द एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये कई बार अपनी मर्जी से सेलेक्ट करेंगे, कई बार हमें पता होगा। जैसे एग्जांपल के लिए किवाड़ को, ये डोर का या किवाड़ का एग्जांपल था, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरी तरीके से। मान लो ये कोई एक रॉड है और इसको यहां पर मैंने पिविट कर दिया है, मतलब यहां पर क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, मान लो कील गाड़ दिया है, तो ये क्या करेगा? अब देखो ये सिचुएशन हो गई इस तरीके से, यहां पे पिविट हो गया तो ये क्या करेगा? इस तरीके से मोशन कर सकता है। बोलो, इस तरीके से मोशन करेगा। बोलो, ये यार अब यही पे यार मैं इसको यहां से यहां तक तो फिक्स कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझे इस हाथ से पकड़ना पड़ेगा ना, इस तरीके से मोशन करेगा। तो जितने भी पार्टिकल्स है, कोई भी पार्टिकल इस रिजिड बॉडी का, मतलब इस मार्कर का कोई भी पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है? सर्कुलर मोशन। और अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये पार्टिकल मान लो यहां वाला पार्टिकल है, ये ऐसे सर्कल बना रहा है, यहां वाला पार्टिकल ये ऐसे सर्कल बना रहा है, ये वाला पार्टिकल ये ऐसे सर्कल बना रहा है। लेकिन एक कॉमन बात क्या है इनका? अगर मैं यहां से एक वर्चुअल लाइन बना दूं, मैं ये उंगली जो दिखा रहा हूं ना, ये मान के चलो एक वर्चुअल लाइन है, तो इन सारे पार्टिकल्स का, कहीं पर भी आप कोई पार्टिकल सेलेक्ट कर लो, इन सारे पार्टिकल का
जो सेंटर है, कौन सा सेंटर जिसमें ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, वो इस उंगली पे ही लाई करेगा, यही कहीं लाई करेगा। और ये उंगली इस बार किसका काम करेगी? एक्सेस ऑफ रोटेशन का काम करने वाली है। इज दैट क्लियर? क्लियर? क्या होता है एक्सेस ऑफ रोटेशन? थोड़ा बहुत अभी और सीखेंगे इसके बारे में। तो एक बात तो क्लियर हो गई, जो भी ऑब्जेक्ट रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है उसके सारे पार्टिकल्स, उस रिजिड बॉडी के सारे पार्टिकल्स क्या कर रहे होंगे? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे। जैसे मैं इस डायग्राम को आपको कुछ इस तरीके से बना करके बताता हूं। मान लो ये सारे पार्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूं मैं, तो कोई भी पार्टिकल मैं सेलेक्ट करूं तो आप ध्यान से देखेंगे इस लाइन पे मैंने बहुत सारे पार्टिकल्स के सर्कुलर मोशन को रिप्रेजेंट किया है। लेकिन कॉमन बात क्या है कि इस लाइन के ऊपर, ये जो लाइन है, सारे पार्टिकल्स का जो सर्कुलर मोशन है, उनकी जो ट्रेजेक्ट्री है और उनका जो सेंटर है, वो इसी लाइन पे आ रहा है। एंड दिस फिक्स्ड लाइन या दिस फिक्स्ड एक्सिस अबाउट एनी बॉडी इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। भैया यहीं से क्लियर नहीं होगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है तो आगे चल करके हम घुमाएंगे क्या? बोलो। तो इसके अबाउट ऑब्जेक्ट क्या करेगा? या बॉडी क्या करेगी? रोटेट करेगी। फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, इट मींस रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या है। बोलो। अच्छा कुछ बातें और कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं रोटेशनल और ट्रांसलेशन मोशन में डिफरेंस क्या था, तो प्योर रोटेशन की अगर मैं बात करूं, इन प्योर रोटेशन, अगर प्योर रोटेशन है, मिक्स मोशन नहीं है, तो क्या होगा? ऑल पार्टिकल्स ऑफ अ रिजिड बॉडी क्या करेंगे? परफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड देयर centers lies on a fixed line। एक्सेस ऑफ रोटेशन के बारे में नहीं बात कर रहा है, प्योर रोटेशन में क्या हो सकता है इसके बारे में बात कर रहे हैं। बोलो। एंड ध्यान से सुनना, ये पार्टिकल जो घूम रहे हैं, ये पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन इस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? ये कोई ना कोई एंगल स्वेप्ट कर रहे होंगे, मतलब कोई ना कोई एंगल बना रहे होंगे। बोलो। तो इनके एंगल के बारे में भी हमें क्या करना पड़ेगा? डिस्कस करना पड़ेगा। बोलो। तो मैं एक बात बोल सकता हूं, देखो, सर्कल छोटा हो, सर्कल बड़ा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हम एंगल के टर्म्स में बात करें। बोलो, ध्यान से सुनना। तो मैं कह सकता हूं कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं, सेम लाइन पर उनका सेंटर है, एंड एंगल मेड by each particle will be same। अगर ये प्योर रोटेशन की कहानी है तो बोलो। इसने भी ये पूरा घूमा है, बताओ पूरा घूमने में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। ये भी एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसने भी कंप्लीट रिवोल्यूशन किया है, 2 पाई। तो बोलो एंगल तो क्या करना है? सेम एंगल को बनाना है या सेम एंगल को शिफ्ट करना है। बोलो। क्लियर? हाँ, अगर आप चाहो तो यहां पे एक लिमिट लगा सकते हो कि सेम एंगल इन सेम टाइम ऑफ इंटरवल। टाइम अगर सेम है तो ठीक है ना? क्लियर? मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक बात और बताना चाहता हूं। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक्सेस ऑफ रोटेशन हर बार में बॉडी के अंदर ही लाई करेगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर भी हो सकता है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं? बोलो, ध्यान से सुनना। समटाइम एक्सेस ऑफ रोटेशन
बोलो क्या हो सकता है? आउटसाइड हो सकता है। बोलो एक्सेस ऑफ रोटेशन क्या हो सकता है? बाहर भी हो सकता है बॉडी के। तो मैं क्या बोल सकता हूं? समटाइम्स एक्सेस ऑफ रोटेशन इज नॉट पासिंग थ्रू बॉडी। इट मीन्स, मैं कह सकता हूं मीन्स लाइज आउटसाइड द बॉडी। बॉडी के आउटसाइड भी हो सकता है। आप सोचोगे ये कैसी स्टोरी है? हाँ, ये अलग टाइप की स्टोरी है। हम इसके कई एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। अगर आप चाहो तो ऐसे समझ सकते हो कि व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट सन। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि व्हेन अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इटसेल्फ। बोलो मतलब जब क्या कर रहा है? अर्थ सन का रेवोल्यूशन कर रहा है, अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, तब की बात कर रहा हूं मैं। जब अर्थ अपना चक्कर लगाता है देन एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के अंदर होता है। लेकिन जब अर्थ सर्कल में घूमता है और सन का चक्कर लगाता है तो इसका जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है वो आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो सकता है। बोलो, या फिर हम और भी समझ सकते हैं, जैसे आपने अगर कभी किसी को झूला झूलते देखा हो इस टाइप से, तो उस कंडीशन में भी एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के बाहर हो सकता है। तो डोंट थिंक कि एक्सेस ऑफ रोटेशन हमेशा बॉडी के अंदर ही होगा। एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी से ही पास करेगा। इट इज नॉट नेसेसरी, वेदर डिपेंड अपॉन द सिचुएशन की किस प्रकार की सिचुएशन है। बोलो क्लियर है? अब हमने इसके बारे में बात कर ली। यहां से ये 15-17 मिनट के इंट्रोडक्शन के बाद, एक्सेस ऑफ रोटेशन के बताने के बाद, अब हम लोग एंट्री कर सकते हैं। अच्छा, मैं प्योर ट्रांसलेशन की बात करूं। चलो, मैंने रोटेशन के बारे में तो बताया आपको, इन रोटेशन के बारे में। अगर मैं बात करूं प्योर ट्रांसलेशन की, प्योर ट्रांसलेशन अभी तक जिसकी हम पढ़ाई करके आए, उसमें क्या होता था? इन प्योर ट्रांसलेशन ऑल पार्टिकल्स क्या करते? बोलो, मूव्स इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव करते थे। अरे भैया ये गाड़ी ऐसे चल रही है, ये गाड़ी ऐसे चल रही है, तो उसके सारे पार्टिकल्स, इस पार्टिकल की बात कर लो, चाहे इस पार्टिकल की बात कर लो, किसी भी पार्टिकल की बात कर लो, कैसे करते? स्ट्रेट लाइन में मूव करते। मूव्स इन स्ट्रेट लाइन, या कर्व्ड लाइन भी हो सकता है। जैसे कहीं पैराबोला मोशन याद है, लेकिन सर्कल में मूव नहीं करेंगे। क्लियर है? बोलो। और एक और खास बात होती है, जैसे मैंने आपसे बोला कि यहां पर क्या करते? सेम एंगल स्वेप्ट करते हैं। और यहां पे क्या होगा? इन प्योर ट्रांसलेशन मोशन ऑल पार्टिकल्स मूव्स इन स्ट्रेट लाइन एंड कवर्स सेम पाथ, और आई कैन से डिस्प्लेसमेंट। उनका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सेम होगा सारे पार्टिकल्स का जो ट्रांसलेशन मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। यहां पर भी आप समझने की कोशिश करो तो ये एंगल जो है ना, इसको यहां पर हम डिस्प्लेसमेंट का ही नाम देंगे आगे चल के, जिसे हम रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट के नाम से भी जानेंगे। इज दैट क्लियर? बोलो, नोट करो इसको। हो गया नोट? हटाओ। चलो, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं रोटेशनल मोशन के बारे में। धीरे धीरे उसके अंदर हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। तो ये 15-17 मिनट का जो एक्सप्लेनेशन था, ये बहुत ही जरूरी था हमें रोटेशन के बेस को तैयार करने के लिए। अब रोटेशनल मोशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंटली ध्यान से सुनना। रोटेशनल मोशन में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक तो रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। रोटेशनल काइनेमेटिक्स को मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, इस तरीके से इस वर्ड को यूज कर रहा हूं, ताकि जो हम लोग पहले काइनेमेटिक्स पढ़ के आए हैं, फोर्स पढ़ के आए हैं, उन सब चीजों में आप डिफरेंस समझ सके कि इसको भी हम कुछ अलग तरीके से नहीं, पुराने बेसिक्स के हिसाब से ही डील करने वाले हैं।
और नेक्स्ट वन विल बी रोटेशनल डायनामिक्स। मतलब रोटेशनल काइनेमेटिक्स के अंदर हम, आपको पता है काइनेमेटिक्स का मतलब क्या था? जब हम लोगों ने मैकेनिक्स का काइनेमेटिक्स, एक्चुअली मैकेनिक्स तो इधर भी चल रहा है, काइनेमेटिक्स हमने स्टार्ट किया था, तो हमने सबसे पहला पॉइंट बोला था कि हम यहां पर कॉज ऑफ मोशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे किसकी? मोशन की, इन केस ऑफ काइनेमेटिक्स। और मोशन की बात करेंगे, इट मींस उसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट सब कुछ कैलकुलेट करेंगे, लेकिन फोर्स कैलकुलेट नहीं करेंगे। अगर आपको याद हो, इट मींस यहां पर भी हम क्या करेंगे? वी कैन डिस्कस, बोलो किसके बारे में? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहां पर तो ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं। यार ट्रांसलेशन वर्ड का मतलब समझ आ रहा है आपको? ट्रांसलेशन और रोटेशन दो प्रकार के मोशन होते हैं। ट्रांसलेशन मोशन वो होता है जो सर्कुलर ना हो, रोटेशन ना हो। इसका मतलब ये तो बोलना थोड़ा सा ठीक नहीं होगा कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चले तो उसको ट्रांसलेशन मोशन कहते हैं, ऐसा नहीं। अगर वो इस तरीके से चल रहा है तो भी ट्रांसलेशन मोशन है, और ऐसे भी चल गया तो भी ट्रांसलेशन मोशन है। तो मतलब हम कह सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन भी कर रहा है तो भी ट्रांसलेशन मोशन है, बशर्ते सर्कुलर मोशन परफॉर्म ना कर रहा हो। हाँ, मोटा मोटा आप समझना चाहो तो आप कह सकते हो कि एक टाइम में रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन को छोड़ के जो भी मोशन कर रहा है वो कैसा है? ट्रांसलेशन मोशन है। क्लियर? तो मैं कह सकता हूं वी कैन डिस्कस किसके बारे में? बोलो, अबाउट डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, वहां तो ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट था। यहां जब रोटेशन हो रहा है तो यहां रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट होगा। ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट का तो कोई कॉन्सेप्ट होगा नहीं। इट मींस रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट। अब रोटेशनल जैसे शब्द को यूज ना करके मैं एक अच्छा शब्द यूज करूं जिसके बारे में हम लोग बार बार अब डिस्कस करेंगे। इट मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हम बात करेंगे वेलोसिटी का, इट मींस एंगुलर वेलोसिटी। हम बात करेंगे एक्सेलरेशन का, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। यही चीजों की पढ़ाई हम लोग करते थे काइनेमेटिक्स में भी। बोलो, लेकिन कॉज ऑफ मोशन के बारे में बात नहीं करेंगे। हाँ, डायनामेटिक्स में क्या करेंगे? वी विल डिस्कस क्या? फोर्स के बारे में बात करेंगे और उसके इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स इन रोटेशन। और फोर्स इन रोटेशन को ही एक अच्छा नाम देंगे जिसे हम टॉर्क के नाम से जानेंगे। रोटेशन में जो फोर्स होता है उसे हम टॉर्क के नाम से जानते हैं। आगे चलकर धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगा इन सब चीजों के बारे में। बोलो, अबाउट द फोर्स इन रोटेशन एंड इट्स इफेक्ट्स। मतलब स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, सारी चीजों की बात करेंगे। बोलो, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करते थे हम लोग, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी करेंगे। तो इस पार्ट को तो अपन बाद में डिस्कस करेंगे, रोटेशनल डायनेमिक्स को। यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं आज का जो टॉपिक है वो रोटेशनल काइनेमेटिक्स है। और रोटेशनल काइनेमेटिक्स है तो किसकी बात करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करेंगे? एंगुलर वेलोसिटी की। किसकी बात करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन की। तो इन सब चीजों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला हेडिंग लगा लेंगे, जो मेन हेडिंग है दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स रोटेशनल काइनेमेटिक्स। और उसमें सबसे पहला डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, या इसी को हम एंगुलर पोजीशन भी बोल सकते हैं। एंगुलर पोजीशन, नॉट एग्जैक्टली इसको बोल सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहां से थोड़ा बता दूंगा। आपको याद करो, हम लोग जब 1D 2D मोशन पढ़ते थे तो वहां पर भी हम बात करते थे किसकी? डिस्प्लेसमेंट की। वहां पर कैसा डिस्प्लेसमेंट होता था? ट्रांसलेशन। सीधा ऑब्जेक्ट चलता था हमारा या तो 1D में या तो 2D में। बोलो, यहां पर रोटेट कर रहा है तो रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट या फिर एंगुलर पोजीशन की भी बात हम कर सकते हैं। वहां पर क्या होता था? ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं एक्सप्लेन करके आपको बताता हूं।
यहां से ये गाड़ी चलना शुरू करी और लेफ्ट से ये यहां तक आ गई चल के, तो इसने कुछ ना कुछ क्या किया होगा, पाथ कवर किया होगा। इसी पाथ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते थे, या हम कह देते थे शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर भी हमें डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन यहां पार्टिकल तो ऐसा चलेगा नहीं। यहां पार्टिकल क्या करेगा, घूमेगा अपनी एक्सिस के अबाउट, और उसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे। तो सारे पार्टिकल्स जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे, इसका मतलब है वो क्या करेंगे, एक एंगल बनाएंगे कोई, तो उसी एंगल को हम लोग यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानेंगे। तो मैं बोल सकता हूं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो मैं कह सकता हूं कि चेंज इन एंगुलर पोजीशन। राइटिंग के साथ थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर लीजिए प्लीज। आप, मैं बोला करूं तो आप साथ में सुन लिया करें, लिख लिया करें। अब आप हो सकता है इसको ना समझ में आ रहा हो, आपको एंगुलर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा जो हाथ का फ्रीक्वेंसी है ना वो सेट है, मैं बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करता हूं तो लिख नहीं पाता हूं। बोलो, बहुत स्लो हो जाएगा फिर। चेंज इन एंगुलर पोजीशन, बोलो, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन। क्या होगा रेफरेंस लाइन, कुछ खास नहीं है। अरे यहां पर भी तो हम रेफरेंस लेते हैं ना, यहां क्या बोलते थे, x इक्वल टू 0, मतलब यहां से चलना शुरू किया है, उसके बाद यहां चल के गया, तो ये हमारी क्या हो गई, रेफरेंस लाइन। हाँ, इसको ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे ट्रांसलेशन में, क्योंकि दिखाई देता है मोशन इजीली, रोटेशन में थोड़ी सी समस्या आती है। दैट्स व्हाई हमने बात कर ली किसी लाइन के बारे में, मतलब रेफरेंस लाइन, जहां से हम क्या करेंगे, अपने मोशन को स्टार्ट मान करके काम करना शुरू करेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, रेफरेंस लाइन के बारे में बात करेंगे। जैसे मान लो ये कोई इस तरीके से मैंने एक पाथ बना लिया, यहां से मान लो ये रेफरेंस लाइन है, इस पार्टिकल ने यहां से मोशन करना शुरू किया और ये पार्टिकल लेफ्ट से यहां कहीं चला गया, तो बताओ यहां से यहां जाने में इसने कोई एंगल बनाया होगा, और एंगल बनाया होगा, ये कोई रास्ता कवर किया होगा। बोलो, एक सेकेंड, इस तरीके से नहीं बनाना चाहिए। यहां से कोई पार्टिकल ने मोशन शुरू किया, कहीं से भी कर सकता है, तो ये हो गई अपनी रेफरेंस लाइन। उसके बाद ये यहां कहीं चला गया, तो इसने यहां से यहां तक चलने में कोई ना कोई एंगल शिफ्ट किया है, या इसी को मैं बोल सकता हूं कि कोई ना कोई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया है। इसके टर्म्स में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की ही बात कर सकते हैं हम। बोलो, तो अगर हमसे कहा जाए इस एंगल की वैल्यू कितनी है, अगर इस सर्कल का रेडियस r है, तो ये सबको पता है, वेरी सिंपल होता है कि एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस। बोल, क्या लिख सकते हैं, जो भी एंगल चला है या जो भी पाथ कवर किया है, उस पाथ को अगर हम डिवाइड कर दें किससे, उसके रेडियस से, सो वी कैन से दिस इज गोइंग टू बी डेल्टा एस। अगर इसको हम क्या मान लें, डेल्टा एस अपॉन आर। ध्यान से सुनना, बताओ अगर मैं बात करूं इसके यूनिट के बारे में, व्हाट विल यू से, दिस इज आर्क एंड दिस इज रेडियस। आर्क को भी नापने जाऊंगा मीटर में नापूंगा, रेडियस को भी नापने जाऊंगा मीटर में नापूंगा, आप कहोगे सेंटीमीटर में नाप सकते। अरे भाई ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं ना, ऐसा ही की बात करते, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। तो ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, इसका मतलब नो डिराइव्ड यूनिट, इसकी कोई भी ड्राइव्ड यूनिट नहीं होती है। और अगर ड्राइव्ड यूनिट नहीं है तो नो डायमेंशन। मैं आपको डायमेंशंस में ये बात पढ़ा चुका हूं, अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास डिराइव्ड यूनिट नहीं है तो उसके पास कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। क्लियर है? लेकिन इसके यूनिट को हम रेडियन ट्रीट करते हैं। अब आप चाहो इसलिए बोल लो कि ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एक चक्कर लगाने में 2 पाई 2 पाई 360 का एंगल बना लेता है, या फिर आप कह सकते हो कि ये स्पेशली डिजाइंड यूनिट है।
आगे की चीजों को पढ़ाई करने के लिए, बोलो, लेकिन इसका कोई भी ड्राइव यूनिट नहीं होता है तो डायमेंशन भी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दे रहा हूं। देखो क्या होता है, जब मेरा पार्टिकल ट्रांसलेशन में मूव करता था, लेट्स से यहां से यहां गया है, तो ये जो पाथ होता था, डिस्प्लेसमेंट होता था, इसको मैं पॉजिटिव कंसीडर कर लेता था अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम को इस तरीके से ड्रॉ कर लूं। और अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को यहां पर ड्रॉ कर लूं और ये पार्टिकल इस तरीके से मूव करता था और यहां से लेट्स से यहां आ जाता था, तो इस एस को मैं निगेटिव कंसीडर कर लेता था, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कैसी क्वांटिटी होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। अगर वेक्टर क्वांटिटी होगी तो डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। ट्रांसलेशन में हम इस तरीके से डायरेक्शन को ले लेते थे, प्लस या माइनस, क्योंकि हमें दिखाई देता था कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से कि ये पॉजिटिव एक्स में जा रहा है या निगेटिव एक्स में जा रहा है, पॉजिटिव बाई, निगेटिव बाई, पॉजिटिव जेड या निगेटिव जेड में मोशन कर रहा है, तो प्लस माइनस हम लोग वहां पर इजी ले लेते थे। यहां पर तो इस तरीके का मोशन है, बोलो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसमें कहां जा रहा है, ना प्लस एक्स में जा रहा है ना प्लस वाई में जा रहा है, जिस तरीके से खड़ा था वैसा ही है, बस एक अलग तरीके का मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो यहां पर मेरे को डायरेक्शन पता करने के लिए दो ही प्रकार का मोशन हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज घूम सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट। अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कंसीडर करेंगे, या फिर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है, या इसे हम काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा तो हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को कंसीडर करेंगे। इज दैट क्लियर? ये छोटी छोटी बातें हैं, आगे चल के हमारी काफी हेल्प होने वाली है इन सब चीजों से। बोलो, तो अगर यहां पे बताओ, अगर एक्सेस ऑफ रोटेशन की यहां पर बात करनी हो तो कैसे कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हो, इस ये बोल सकते हो ऐसे घूम रहा है तो ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया। क्या एक्सेस ऑफ रोटेशन यहां नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ये तो डिपेंड करेगा किस तरीके से घूम रहा है। बोलो, क्लियर? हटाऊं? तो पहला काइनेमेटिक्स का जो पहला वेरिएबल है उसके बारे में हमने बात कर ली, एंड दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और आपको पता है डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया तो अगला आर्टिकल क्या आने वाला है, वेलोसिटी। बस ये ट्रांसलेशन वाला वेलोसिटी नहीं है, यहां पर कौन सा वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि पार्टिकल क्या कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या रोटेशनल मोशन की हम पढ़ाई कर रहे हैं। तो यहां पर हम बात करेंगे किसकी, एंगुलर के कॉन्सेप्ट की। मेरे को लगता है यार पानी ज्यादा डाल दिया मैंने, और ये नई टेक्निक निकाली है। एक्चुअली बोर्ड पे लिखता हूं ना तो मैं आपको एक्सप्लेन करते करते काफी देर हो जाती है, तो ये सूख जाता है, ये जल्दी साफ नहीं होता, फिर बहुत ताकत लगानी पड़ती है, और ज्यादा ताकत लगाओ तो बोर्ड निकल के गिर पड़ेगा। बोलो, या कुछ और भी हो सकता है। तो इस वजह से ये जो पानी वाला कॉन्सेप्ट है ना, स्प्रे अपन जो कर देते हैं इसके ऊपर ना, इससे काफी रिलीफ मिला है मेरे को, इजी हुआ है, इजी टू हैंडल। तो अगला आर्टिकल अब लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, और अपन इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे। डब्ल्यू जैसा बना हुआ है इसको ओमेगा बोलते हैं, ठीक है। और आपको पता है अगर वेलोसिटी लिखना होता, मेरे को वेलोसिटी का डेफिनेशन देना होता ट्रांसलेशन मोशन में या काइनेमेटिक्स में, कितनी आसानी से हम लोग बोल देते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहां पर भी तो यही लिख सकते हैं, बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या बोल सकते हैं हम इसको, पीछे वाले
केस में एक बात और भी बता देनी चाहिए थी, एक सेकेंड मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लेना, ठीक है। जैसे मान लो ये रेफरेंस लाइन आपने ले ली, अब यहाँ पे मैंने एंगल क्या मान लिया था, 0 आपने देखा होगा, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में मैंने थीटा माना। अगर यहाँ से ही एंगल मान लो थीटा 1 है और यहाँ से जाने से एंगल थीटा 2 हो गया, और मेरे से कहा जाए कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, बहुत ही आसान होने वाला है हमारे लिए कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हम कितना लिख सकते हैं। एक सेकंड इसको रोक रहा हूं, डेल्टा थीटा या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विल बी फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इज दैट क्लियर? थीटा 2 माइनस थीटा 1। नोट कर लो आप इसको, जहां अपन ने पिछले केस में बात करी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मैं बताना भूल गया। हाँ, अभी बात कर रहे हैं क्या, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं लिखने चला एंगुलर वेलोसिटी का मतलब चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या टाइम टेकन। बोलो, क्लियर है? अगर इसको डिनोशन के टर्म्स में लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं क्या, ओमेगा इज इक्वल टू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट का मतलब डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, और वेक्टर में लिखना चाहें तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके यूनिट के बारे में अगर बात करें, बोलो, थीटा का यूनिट रेडी कर लिया है, रेडियन, वैसे तो नहीं होता लेकिन रेडियन रेडी कर लिया है, बोलो। और ये क्या है, टाइम, तो वी कैन से रेडियन पर सेकेंड, क्या होगा, यूनिट। बात करें अगर डायमेंशन की, आपको पता है थीटा का तो कोई भी डायमेंशन होता नहीं है, टाइम का क्या हो जाएगा, कैपिटल टी पलट के ऊपर आ जाएगा, सो आई कैन से टी इनवर्स या टी माइनस 1 इज द डायमेंशन, बोलो। और वेक्टर क्वांटिटी है, अरे भैया ये वेक्टर तो ये भी वेक्टर, बोलो, क्लियर है? हाँ, वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा, तो फिर वही चीज है, मैथमेटिकल डायरेक्शन तो मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा, लेकिन यहां पर अगर क्लॉकवाइज घूमता है तो आप माइनस कंसीडर कर लेना, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो आप पॉजिटिव एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेना, बोलो, क्लियर? अब मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, हम लोगों ने जब हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में शुरुआत में थे तो हमने काइनेमेटिक्स की पढ़ाई करी थी, और हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन जैसी चीजों की बात करी। वहां पर हमने एक बात और भी करी थी, हमने किया था कि दो प्रकार की वेलोसिटी, स्पीड या एक्सेलरेशन हो सकता है, और हमने नाम दिया था एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, और दूसरा था इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। याद आया? तो यहां पर भी हमें इन चीजों की बात करनी पड़ेगी, एवरेज और इंस्टेंटेनियस के कॉन्सेप्ट की। तो आपने अगर ये नोट कर लिया हो तो मैं आपको एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बता देता हूं, एंड ऑफ कोर्स दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो वी विल डिस्कस अबाउट द average angular speed, average angular velocity and average angular acceleration के बारे में बात करेंगे। पहले तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे। तो ये जो यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है, इसको हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। पहला, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको शुरुआत से ये बताता चला आ रहा हूं
कि एवरेज का मतलब हम दो तरीके से डिस्कस कर सकते हैं, या तो इस तरीके का साइन लगा सकते हैं या एवरेज भी लिख सकते हैं। मैं बताता हूं आपको क्या कि टोटल बटे टोटल, याद आया? टोटल बटे टोटल का मतलब टोटल एंगुलर जो भी ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम टेकन। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि एवरेज के बारे में डिस्कस करना है तो वी कैन से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डिफरेंस डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। दिस कैन बी ऑल्सो राइट θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो, इसको मैं स्पीड भी कह सकता हूं एंगुलर, क्योंकि मैंने एरो नहीं लगाया वेक्टर का। अगर आप वेक्टर के एरो लगा देंगे तो ये वेलोसिटी हो जाएगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। यार अब ये छोटी छोटी बातें अब सबको पता होनी चाहिए, हम लोग इन सब चीजों से बहुत आगे आ चुके हैं। आपको पता है वेलोसिटी का जो मॉडुलस होता है, या वेलोसिटी का जो स्केलर होता है, या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट इज स्पीड। एवरीबॉडी नोस। अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में, मैथमेटिकली डिफरेंस भी मैं आपको समझाता हूं, और मैं इसको निजी जीवन में भी आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो एक फैन घूम रहा है, एक फैन इस तरीके से रोटेट कर रहा है, लेकिन अब शायद इस तरीके से फिजिकल क्लास होती, ऑफलाइन क्लास होती तो बताना ज्यादा आसान था। इस केस में थोड़ा सा टिपिकल होता है ऑनलाइन में बताना। जैसे मान लो ये बहुत ही तेजी से मूव कर रहा है, इसकी एक जगह मैंने पिक्चर ली, घूमते 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 किसी एक जगह पिक्चर ली, मैंने कहा उस जगह मेरे को वेलोसिटी बताओ। मैं आपको ट्रांसलेशन से थोड़ा समझाता हूं, शायद ज्यादा समझ आएगा। ये गाड़ी दौड़ के जा रही है, यहां से यहां तक गई है गाड़ी, ये दौड़ के, बोलो चल रही है चल रही है। मैंने किसी एक जगह इसका पिक्चर खींचा, मैंने कहा इस जगह बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो ये वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं, उस मोमेंट पे वेलोसिटी बोलते हैं, क्षणिक वेलोसिटी के नाम से भी जान सकते हैं। बोलो यहां पर टाइम की वैल्यू क्या है, बहुत ही कम है। हाँ, मैथमेटिकली अगर समझने की कोशिश करें तो भी मैं बताऊंगा। जैसे आप समझो मैं ऐसे चल रहा हूं, 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 तो मैंने आपने मेरा यहाँ पे पिक्चर ले लिया, मैं रुका नहीं हूं। आप ऐसे मान लो मैंने आपने मेरा पिक्चर ले लिया, लेकिन मैं फिर भी चल रहा हूं। तो यहां से दोबारा से देखना, यहां से जब मैं यहां गया और आपने मेरा यहां पर जो पिक्चर लिया था, उस समय पूछा जाए कितनी वेलोसिटी होगी मेरी, उस मोमेंट पे पूछा जाए कितनी वेलोसिटी होगी, उस इंस्टेंट पे कितनी वेलोसिटी होगी, तो ऐसी वेलोसिटी को अपन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। हाँ, एंगुलर में आज डिस्कस कर रहे हैं तो एंगुलर की बात करेंगे। एंगुलर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है ना, स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखा करो। यहाँ आर में भूल गया था, आप लोग सही कर लिया करो, ऐसा ना आती, लिखने से पहले दिमाग में और चीजें चलने लगती हैं, दैट्स व्हाई इट यूजुअली हैपेंस। ओके, हाँ अभी टॉपिक पे आते हैं, समझ गए? अगर मैथमेटिकली हम समझे तो इसका मतलब जो डेल्टा टी है, ये टाइम जो है ये टेंड कर जाए जीरो की तरफ। मैथमेटिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मतलब ये जो डेल्टा टी है, ये जो टाइम का डिफरेंस है, ये इतना छोटा हो जाए कि ऑलमोस्ट, दिस इज नॉट जीरो, इसको मतलब बोलते हैं टेंडिंग टू जीरो। टेंड कर रहा है जीरो का मतलब बहुत ही छोटा टाइम है। और जब टाइम बहुत छोटा होगा तो ये जो वेलोसिटी है ये भी किसी पर्टिकुलर मोमेंट की हो जाएगी, ये भी वेलोसिटी एवरेज ना होके उस इंस्टेंट की हो जाएगी, जिसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के नाम से जानते हैं। हाँ, एंगुलर की बात कर रहे हैं तो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, ट्रांसलेशन में बात कर रहे होते तो ट्रांसलेशन वेलोसिटी हो जाती। बोलो, और एक इंपॉर्टेंट बात, ये जो डेल्टा थीटा है ना, ये चेंज इस समय क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का काफी बड़ा है, लेकिन जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो ये चेंज भी बहुत छोटा हो जाएगा, इसे हम डी थीटा के नाम से जानेंगे। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल चेंज। डिफरेंशियल चेंज अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स, इससे छोटा चेंज पॉसिबल नहीं है। डी थीटा इज द स्मॉलेस्ट चेंज, इससे छोटा और चेंज पॉसिबल नहीं है। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। समझ गए ना? टाइम क्या हो गया, टेंडिंग टू द जीरो, इट मींस डिफरेंशियल टाइम हो गया, बहुत ही छोटा टाइम हो गया। यहां पर मैं आपको यह भी बोल सकता हूं कि ये डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा,
dt में बहुत ही छोटे टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा से डी थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बोलो हाँ। अभी ये क्यों किया गया है, तो इसके लिए एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं। क्या होगा, ट्रांसलेशन मोशन से रिलेट करके मैं आपको बताता हूं। आपने ये बात पढ़ी है और आपको याद होगा कि वहां पर हम लोग क्या करते थे, हमसे कहा जाता था कि वेलोसिटी बताइए या स्पीड बताइए किसी एक ऑब्जेक्ट की, और मेरे को कोई टाइम दे रखता था, मेरे से बोलता था x इक्वल टू 5 मीटर है तो t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद वेलोसिटी कितनी होगी। आप सिंपली बोलोगे सर x अपॉन t इट मींस 5/2 इट मींस 2.5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? फिर इसका एक दूसरा रूप आता है x इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 मीटर, और कहता था t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी बताइए कितनी होगी। तो इसमें उसमें क्या डिफरेंस है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है ये भी डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। आज भी 5, कल भी 5 और परसों भी 5, 50 साल के बाद भी 5, क्योंकि टाइम डिपेंडेंसी नहीं है न डिस्टेंस डिपेंडेंसी है। बट इस फंक्शन को ध्यान से देखोगे तो ये टाइम डिपेंडेंसी है। अगर आप टाइम 0 रख दोगे तो ये 2 मीटर रह जाएगा। टाइम अगर आप 1 सेकेंड रख दोगे तो 3, 2, 5 तो ये 7 मीटर हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होगा इसकी वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। और इससे हमें निकालनी है वेलोसिटी, तो हम इस पूरे फंक्शन से एक साथ नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर मैं इसको तोड़ तोड़ कर निकालूं, डिफरेंशिएट कर करके निकालूं, तो मैं इसको इजीली सॉल्व कर सकता हूं और निकाल सकता हूं क्या, इसकी वेलोसिटी आफ्टर दी 2 सेकेंड। इज दैट क्लियर? तो क्या कर देते थे अपन, डिफरेंशिएट कर देते थे। ऐसे यहां पर होगा एंगुलर पोजीशन का, जब इक्वेशन दिया होगा या वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा तो डिफरेंशिएट करके निकाल लेंगे एंगुलर वेलोसिटी। और सिंपली मैग्नीट्यूड में दे रहा है और कांस्टेंट मैग्नीट्यूड में दे रहा है तो यहां से निकाल लेंगे। या दो वैल्यू दे रहा है, एक बार 15 रेडियन एक बार 50 रेडियन, तो 50 माइनस 15 टाइम का डिफरेंस और आंसर। इज दैट क्लियर? और अगर इक्वेशन के फॉर्म में दे रहा है, लेट्स से थीटा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, लाइक सेम मैंने यहां कॉपी कर दिया। बोलो ये इस तरीके से दे रहा है रेडियन में, और मेरे से बोल रहा है t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद बताइए कितनी एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो क्या करेंगे अपन, बोलो डी थीटा अपॉन डी टी, डिफरेंशिएट कर देंगे। और आपको पता है डी थीटा अपॉन डी टी ही किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर या एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। इज दैट क्लियर? हाँ, अगर ऐसा केस है तो ये बिल्कुल सेम ऐसा केस है कि पहले एक पार्टिकल थीटा इक्वल टू 15 रेडियन से थीटा 2 इक्वल टू 50 रेडियन घूम गया, 50 रेडियन घूम गया। ऐसा करने में उसने 5 सेकंड लिया है। बताइए उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि ओमेगा या एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा 50 माइनस 15 और डिफरेंस ऑफ टाइम इज 5। तो इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी किसमें, रेडियन पर सेकंड में। एंड दिस विल बी द एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन अ सर्कल या परफॉर्मिंग अ रोटेशन मोशन। इज दैट क्लियर? और कोई पार्टिकल जो रोटेशन मोशन परफॉर्म कर रहा है और उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम। वो किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है। और मेरे को निकालनी है इससे एंगुलर वेलोसिटी। तो एक बार डिफरेंशिएट करके डी थीटा ओवर डी टी करके मैं इससे क्या निकाल लूंगा, एंगुलर वेलोसिटी। डिफरेंशिएट कैसे करते हैं ये मैं मान के चलता हूं आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके ऊपर सवाल करवाऊंगा, वहां पर मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। क्लियर? अगर मेरे को इससे निकालनी है क्या, एक्सेलरेशन, तो वो भी मैं निकाल सकता हूं। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं यहां से बात करूं तो आपको पता है ये तो बन गया वेलोसिटी। यहां से वेलोसिटी की वैल्यू ये dx ओवर dt क्या बन गया, वेलोसिटी। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये हो गया वेलोसिटी। और आपको पता है वेलोसिटी से अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या कर सकते हैं, dv अपॉन dt। इसका मतलब ये हो गया एक्सेलरेशन। यस, वी आर आल्सो गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है, मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम से क्लियर। हाँ, इस पे बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को हम कल सॉल्व करने वाले हैं। किसके ऊपर, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के ऊपर। क्लियर? तो चलो नेक्स्ट पैरामीटर की बात कर लेते हैं, किसकी। और देखो फिर से वही बात है कि मैं यहां पे वो भी बता देता हूं
डायरेक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते। अच्छा एक बात फिर से भाई घूम फिर के आ गई कि अगर अपन ट्रांसलेशन मोशन की बात कर रहे थे और ऑब्जेक्ट इस तरीके से मूव करता था तो अपन बोल देते थे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स में मूव कर रहा है या पॉजिटिव वाई में मूव कर रहा है या पॉजिटिव जेड में मूव कर रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अपन कैसी ले लेते थे, पॉजिटिव ले लेते थे। और अगर इन केस ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव एक्स में मूव करता है, नेगेटिव वाई में या नेगेटिव जेड में, तो अपन ले लेते थे क्या, इसकी वेलोसिटी नेगेटिव। लेकिन यहां पर तो कॉन्सेप्ट है नहीं किसका, पॉजिटिव एक्स का, नेगेटिव एक्स का या पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई जैसा कॉन्सेप्ट तो है नहीं। या तो रोटेशन चल रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं पार्टिकल्स, तो यहां पर तो अपन दो ही तरीके से बात कर सकते हैं, या तो कैसा घूमेगा, घड़ी की दिशा में या तो घड़ी की दिशा के विपरीत। इट मींस या तो घूमने वाला है कैसा, क्लॉकवाइज, या घूमना है एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ क्या मैं ये बता चुका हूं, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये बता दिया है। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव ले लेंगे, क्लॉकवाइज होगा तो एंगुलर वेलोसिटी को नेगेटिव ले लेंगे। इज दैट क्लियर? अब हटा रहे इसको और नेक्स्ट इसके डायमेंशन के बारे में बताया था, हाँ बताया था। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव कर जाते हैं और अब बात करेंगे हम किसकी, आपको पता है डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, आपको पता है वेलोसिटी की बात कर ली, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड स्पीड की भी बात कर ली। बोलो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी को अलग अलग नहीं बताएंगे, बोलो। और अब अपन बात करेंगे किसकी, एक्सेलरेशन की। और एक्सेलरेशन क्या होता है, अगर मैं आपसे बेसिक डेफिनेशन पूछूं कि एक्सेलरेशन की क्या होती है, तो सारे लोग बता देंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर जो एक्सेलरेशन है वो डिफरेंट टाइप का है। इट मींस यहां पर ट्रांसलेशन मोशन तो हो नहीं रहा, तो यहां पर हम ये तो कह नहीं सकते कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कह सकते हैं तो इन केस ऑफ ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन कह सकते हैं। तो यहां पर बॉडी घूम रही है तो मेरे लिए क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं कह सकता हूं क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। बोलो मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल दे रहा हूं, नो प्रॉब्लम। तो चलो इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं, तो मैं यहां पे कह सकता हूं क्या कि एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बोलो, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। बोलो क्लियर है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन को अपन अल्फा से डिनोट करते हैं। बोलो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी को डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी। तो ये तो हो गया कौन, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर वही इसकी छोटी छोटी बातें, जैसे इसका यूनिट क्या होगा, तो बोलो W या W बोल दिया ओमेगा, या एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट अब ये भी निकाला था क्या, रेडियन पर सेकेंड। तो यहां पर एक टाइम और है तो क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। निकाल लिया यूनिट तो निकाल लेते हैं डायमेंशन, क्योंकि मैंने वादा किया था डायमेंशन हर जगह निकालेंगे अपन। बोलो, और आप अगर थ्रू आउट देखते आ रहे तो आप देख रहे होंगे कि डायमेंशंस निकालना अब हमारे लिए कोई एक टफ जॉब नहीं बची है। क्लियर? क्योंकि हम लोगों ने डायमेंशंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रखा है। अगर आपको नहीं आता है डायमेंशंस तो आप जाके मेरे लेक्चर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और टाइप कर सकते हैं यूट्यूब पे डायमेंशंस बाय दी गैंग वॉर फिजिक्स। आपको मिल जाएंगे कुछ लेक्चर्स और आप वहां पर देख लेना, क्लियर हो जाएगा। बोलो, तो रेडियन का तो कुछ भी नहीं लिखते, टाइम का क्या है 1 अपॉन, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर, ऊपर आके क्या हो जाएगा t टू दी पावर -2 इज द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर वही बात घूम फिर के कहानी आ गई, दो प्रकार के एक्सेलरेशन का भी डिस्कशन करना पड़ेगा, एक एवरेज एक्सेलरेशन और दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एंड ऑफ कोर्स वी आर डीलिंग विद द एंगुलर एक्सेलरेशन, देन एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की भी हम लोग बात करेंगे। तो मैं बताने चला आपको दो टाइप से, अच्छा कुछ और तो नहीं।
हटाऊं क्या? एक सेकेंड। तो मैं बोल सकता हूं कि एंगुलर एक्सेलरेशन फर्दर दो टाइप से मैं बोल सकता हूं, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, या एंगुलर एक्सेलरेशन आप लिख लेना पूरी बात। तो बताओ इसका अपन बार बार क्या बोलते थे? एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम टेकन, ऐसे भी बोल सकते, या फिर एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी ओमेगा, सॉरी डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या दिस कैन बी ऑल्सो राइट ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1, डिफरेंस इन टाइम। बोलो क्लियर? इस तरीके से भी हम डिस्कस कर सकते हैं। हाँ, अभी इसके बारे में मैं आपको पिछले केस में भी बता चुका हूं, तो यहां पर अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो अब ज्यादा एक्सप्लेनेशन ना देके मैं आपको मैथमेटिक्स से ही बताता हूं कि मतलब डेल्टा टी क्या कर गया, टेंड कर दिया जीरो की तरफ, इसका मतलब बहुत ही टाइम क्या हो गया, छोटा हो गया, और डेल्टा टी टेंड कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिफरेंशियल टाइम dt हो गया, क्योंकि जीरो से बड़ा और dt से छोटा कुछ भी पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिक्स। जीरो से अगर कुछ भी बड़ा है तो dt है, dt इज द डिफरेंशियल टाइम, इससे छोटी वैल्यू और पॉसिबल नहीं है, और ये एक्चुअली में जीरो है नहीं, जीरो की तरफ क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये छोटी छोटी बातें। तो यहां पर जो d डेल्टा ओमेगा है, दिस कैन बी राइट d ओमेगा। क्लियर? और इसके बारे में लिख ही दिया तो अपन लिख सकते हैं क्या, एक्सेलरेशन कैसा, इंस्टेंटेनियस, क्या हो जाएगा, d ओमेगा अपॉन dt। इज दैट क्लियर? बोलो। और अगर वेक्टर में लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो। बोलो। अब बहुत ही आसान है, फिर से वही कहानी है कि सर इसका इस्तेमाल मैं कब करूंगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था पोजीशन के केस में या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के केस में। इसमें क्या होगा, इक्वेशन दे रखी होगी लाइक दिस, ओमेगा इक्वल टू 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, बोलो, रेडियन पर सेकेंड, और कहा जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड्स के बाद बताइए कितना हो जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहां से सॉल्व करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम की वैल्यू को 2 डालेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बोलो। इसकी कहानी वेरी सिंपल है। अब इसी को ही इसमें भी कन्वर्ट कर सकता है। कहता है दो टाइम ले लो, t इक्वल टू 2 ले लो, t इक्वल टू 5 ले लो, बता दो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, तो पहले t इक्वल टू 2 डाल के ओमेगा इनिशियल बना लो, फिर t इक्वल टू 5 डाल के ओमेगा फाइनल बना लो, दोनों का डिफरेंस कर लो, टाइम का डिफरेंस कर लो और आंसर हो जाएगा। कैसे? नेक्स्ट लेक्चर में। आज सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात। बोलो। अभी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, इसको मैं हटा दे रहा हूं, ये नोट कर लिया, 1 2 3, इसको नोट कर लो, ये मैं हटा देता हूं। इसको अपन एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसलेशन के साथ रिलेट करके बताता हूं, तब आपको ज्यादा समझ आएगा। आप बताओ अपन क्या लिखते थे, एक्सेलरेशन को, ट्रांसलेशन एक्सेलरेशन को लिखते थे डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, इस तरीके से लिखते थे। या इसका अगर हमें क्या बनाना होता है, एक सेकेंड, तो उसको लिख देते थे अपन क्या, dv ओवर dt। और एक चीज और आपको याद दिलाता हूं, जैसे x का कोई इक्वेशन दे रखा है, लेट्स से 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, मैं अभी डिफरेंशिएशन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा, मैं आपको एक बात जो बता रहा हूं वो समझना आप। ये क्या लिखते थे अपन, dx अपॉन dt, d ओवर dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, मैं भी कर नहीं रहा इसको डिफरेंशिएट, ठीक है। तो ये क्या बन जाता था, वेलोसिटी। यहां से कोई ना कोई इक्वेशन मिल जाता था वेलोसिटी का, जैसे उदाहरण के लिए 4t प्लस 3 प्लस 0, ये कोई एक वेलोसिटी का इक्वेशन था। अब वेलोसिटी को इक्वेशन को से मुझे क्या निकालना है, एक्सेलरेशन, तो अपन इसको क्या कर देते थे, दोबारा रीडिफरेंशिएट कर देते थे, और ये मिल जाता था मुझे क्या, dv ओवर dt, और यहां से a की वैल्यू आ जाती थी कोई 4। ये आप कैसे हो रहा है आपको या तो पता होगा, नहीं पता तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा, ठीक है। ऐसे ही मतलब आपको याद है, आपको याद रखना एक बात, क्या ये तो वेलोसिटी के टर्म्स में हो गया, लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन को पोजीशन के टर्म्स में लिखना चाहूं, वेलोसिटी के टर्म्स में तो ये लिखा है,
तो इसका अपन क्या कर देते थे, रीडिफरेंशिएशन या इसका दूसरा डेरिवेटिव बना देते। दिस वाज dx² अपॉन dt²। इसको भी मैं लिख सकता हूं, ये किसके बराबर होता था, एक्सेलरेशन। याद आया? मैं ये सब पढ़ा चुका हूं काइनेमेटिक्स में, आप जाओ चेक कर सकते हो। ऐसे मैं यहां पर भी लिखना चाहता हूं, ऐसे मैं यहां पर भी लिखना चाहता हूं, तो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं एक बार। तो बताओ, ये यहां से अगर मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ओ अल्फा इज इक्वल टू डी थीटा, सॉरी डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। तो बताओ डी ओवर डी टी, और इसको ओमेगा को, एंगुलर वेलोसिटी को अभी अभी अपन लिख के आए क्या, डी थीटा अपॉन डी टी, प्रीवियस केस में। याद आया? तो यहां लिख सकता हूं मैं क्या, डी थीटा अपॉन डी टी। तो दिस कैन बी ऑल्सो राइट, बोलो डी स्क्वेयर डी स्क्वेयर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब ये मत बोलना डी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे ही लिखा जाता है, मैथमेटिक्स का फंक्शन है। क्लियर? तो यहां से भी पता चल गया। मतलब कहने का ये है, अगर वेलोसिटी दे रखी है, एंगुलर वेलोसिटी दे रखी है, तो उसको अगर डिफरेंशिएट कर दूंगा तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन केस दे रखा है और उससे पूछा गया है क्या, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अपन उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, 2 बार। क्योंकि फर्स्ट बार जब डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, और दूसरी बार उससे डिफरेंशिएट करेंगे तो मिल जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन। और दोनों टर्म्स में लिख सकते हैं, दिस मैं लिख दे रहा हूं इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी, ये वेलोसिटी के टर्म्स में। अब एंगुलर आप अपने आप से लिख लेना, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में। तो मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को 2 तरीके से लिख सकता हूं, यहां पर जरूरत पड़ने पे इससे भी सॉल्व कर सकता हूं, इससे भी सॉल्व कर सकता हूं। बदर डिपेंड करेगा किससे सॉल्व करूंगा। एक सेकंड ये भी बता दे रहा हूं कि किससे सॉल्व करूंगा। जैसे एग्जांपल के लिए फिर से वही एग्जांपल, 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 रेडियन ये दे रखा है, एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड के बाद इसका एक्सेलरेशन बताइए क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से हो सकता है कि एंगुलर वेलोसिटी इज 2t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, आफ्टर 2 सेकेंड के बाद कितना होगा इसका एंगुलर एक्सेलरेशन। दोनों क्वेश्चन को दोनों तरीके से मैंने बता दिया। देखो इसमें वेलोसिटी दिया हुआ है एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर सिंपली हम लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी। मतलब मैं इसको क्या कर सकता हूं, टाइम के साथ डिफरेंशिएट, और आपको पता है डी ओमेगा अपॉन डी टी ही क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन। और ये जो फंक्शन दे रखा है इसको अपन क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर। क्लियर? कैसे करेंगे ये नेक्स्ट लेक्चर में। अब यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर क्या दिया हुआ है, ये एंगुलर पोजीशन या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, ये वेलोसिटी का फंक्शन था। तो इससे सबसे पहले तो क्या करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, इससे क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और आपको पता ये जो भी होगा डिफरेंशिएट होकर आ जाएगा। मैं आपको नियम बाद में बता दूंगा डिफरेंशिएशन का, ये आपको पता है तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख दे रहा हूं। अगर आपको पता है तो आप समझ जाएंगे, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में समझ जाना। 40 प्लस 3 ये आ गया क्या, इसको मैं क्यूब कर लेता हूं, एक और बढ़ा लेता हूं, नहीं तो टाइम बचेगा नहीं, मेरे को पता है ये बात। 2 3 6 टी स्क्वायर, ठीक, ये बन गया डी थीटा अपॉन डी टी। और आपको पता डी थीटा अपॉन डी टी को ही मैं एंगुलर वेलोसिटी लिख सकता हूं। तो ये तो एंगुलर वेलोसिटी बन गया। लेकिन अगर एंगुलर वेलोसिटी के टर्म्स में बताना तो यहां से भी निकाल सकते थे, या फिर इसको भी ऐसे लिख के निकाल सकते थे। देखो ये मैंने जो लाइन लिखी ना, ये सारी बातें एक ही हैं। डी थीटा अपॉन डी टी ही ओमेगा है, तो ओमेगा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, अब इसको दोबारा से डिफरेंशिएट कर सकते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो इसका दूसरा डेरिवेटिव डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या इसके टर्म्स में भी लिख सकता हूं क्या, डी ओमेगा अपॉन डी टी। बोलो एक ही बात है। ये पोजीशन का डिफरेंशिएशन डबल टाइम्स ये वेलोसिटी का, तो ये कितना हो जाएगा 12t, और ये 3 कितना हो जाएगा 0, और t इक्वल टू 2 सेकंड के बाद पूछा है तो यहाँ t इक्वल टू 2 सेकंड की वैल्यू डाल देंगे, 24 रेडियन पर सेकंड करके कुछ आंसर आ जाएगा। आई थिंक मैं अपनी बात को क्लियर तरीके से बता पाया कि कब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, कब मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं। पोजीशन दिया है तो डबल डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, और अगर एंगुलर वेलोसिटी दिया है तो सिंगल बार डिफरेंशिएट करके एंगुलर एक्सेलरेशन को फाइंड कर सकता हूं। वैसे तो और भी बताना है, अगर मैं यहाँ पे ये भी कह सकता हूं आपसे, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब इनडायरेक्टली मैं बात कर रहा हूं, b इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। याद आया, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as।
क्या होता था, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता था तो हम बात करते थे किसकी, मोशन ऑफ इक्वेशंस की। अगर मैं आपसे बोल दूं यहाँ पर अल्फा कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पर भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर जितनी जगह पे क्या होगा, जितनी जगह पे क्या होगा, ए, इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, अल्फा से, और ये जो ट्रांसलेशनल वेलोसिटीज है इनको मैं एंगुलर वेलोसिटी से रिप्लेस कर दूंगा। इसके लिए अपन नेक्स्ट लेक्चर में मैं इनको कन्वर्ट भी करूंगा और इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। आई थिंक आपको ये पहला लेक्चर देख के बहुत ही मजा आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां इनको इक्वेशंस के टर्म्स में पढ़ लेंगे, साथ ही साथ अच्छे अच्छे सवाल नीट, जेई, एससी वर्मा सर की बुक जिसमें भी जो पॉसिबल क्वेश्चंस ठीक ठाक दिखेंगे उन सबको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ओके, तो बाय बाय।